नमस्कार दोस्तों, आज 23 मई है और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ये टॉपिक्स आपके लिए हम लेके आए हैं, ये इतने महत्वपूर्ण है कि इन्हें आप मिस नहीं कर सकते। पोल्यूशन रिसर्च के बारे में बात करेंगे हम। ये 23 मई की वो प्रश्न है जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। प्रोजेक्ट अस्त्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मेटा के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और गूगल के द्वारा। तो ये लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा। गूगल के डीप माइंड डिवीजन ने इसको लॉन्च किया है। डीप माइंड एक पहले कंपनी थी जिसे गूगल ने एक्वायर कर लिया था और अब ये कह रहा था है गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड सबसे ज्यादा काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, काम करता है मशीन लर्निंग पे, काम करता है AI पे, काम करता है। जैसे हम गूगल असिस्टेंट यूज करते थे, जेमिनी यूज करते थे, चैट GPT यूज करते थे, उसी प्रकार से इसने गूगल असिस्टेंट और गूगल जेमिनी को मिला के उसमें और सारे फीचर डाल दिए गए हैं जिससे आप आसानी से एक ह्यूमन की तरह बात कर सकते हैं अपने फोन पे। उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट अस्त्रा। इस पे काम कर रहा है गूगल। I/O 2024 में अनाउंस किया गया था। इसे गूगल IO नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं गूगल इनपुट आउटपुट। ये एक हर साल एक इवेंट होता है जिसमें गूगल अपने नए नए प्रोडक्ट्स की अनाउंसमेंट करता है। ये हर साल मई में होता है। तो इस प्रकार जो गूगल I/O 2024 जो मई में हुआ था उसमें इसका अनाउंसमेंट किया गया है कि यह एक यूनिवर्सल AI एजेंट लॉन्च करेगा। आइए जानते हैं कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां। गूगल ने डीप माइंड को एक्वायर किया था 2016 में, इसने इसको अपने में शामिल कर लिया था। और जैसा कि पता है डीप माइंड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था। जैसे कि प्रोजेक्ट क्यूपर है, इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, सबने स्टारलिंक का नाम सुना होगा। प्रोजेक्ट क्यूपर भी स्टारलिंक की तरह काम करता है। ये जेफ बेजोस की कंपनी अमेजोन का स्टारलिंक की तरह ही इंटरनेट सर्विस है। और OpenAI ने हाल ही में GPT-4o लॉन्च किया है। ओ का मतलब यहाँ पे ओमनी होता है। ओमनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टेक्स्ट, वॉइस और विजुअल तीनों को मिलाकर के बनाया गया है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, उसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारगेट। स्टारगेट ये है कि इसमें OpenAI जो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो चैट GPT बनाती है और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एक AI सुपर कंप्यूटर की बनाने की बात कही है जिसकी कीमत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा लेकिन वो AI पावर्ड होगा। सोचिए कितना पावरफुल है। अगर आप मोबाइल से इतनी सारी काम कर सकते हैं, AI से इतने सारे काम कर सकते हैं, चाहे आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, तो सोचिए अगर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से एक कंप्यूटर बनाया जाएगा, सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा, तो वो कितने सारे काम कर सकता है। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? इसका अनाउंसमेंट हाल ही में किया गया था और इसको मनाया जाता है 25 मई को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक सभा जो हुई थी उसमें 25 मई को सब में स्वीकृत हुई थी कि विश्व फुटबॉल दिवस इसी दिन को मनाया जाएगा। फुटबॉल से देशों में एकता, प्यार, आपसी सद्भाव बढ़ता है और ये सब जानते हुए इसमें वोटिंग हुई थी और उसमें 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की बात कही गई थी। फुटबॉल पहली बार ओलंपिक्स में खेला गया था, ग्रीष्म ओलंपिक्स में खेला गया था पेरिस में, और वो 25 मई के दिन को ही खेला गया था 1924 में। इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। इसका मतलब ये होता है कि ये अंतरराष्ट्रीय सप्ताह उन लोगों के लिए है, उन लोगों के सद्भाव के लिए है जो ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जिनके खुद की सरकारें नहीं है। मान लीजिए एक छोटा सा कोई द्वीप है, उनके खुद की सरकार नहीं, उनके वहां के स्थानीय लीडर नहीं, उनको कोई और राज कर रहा है, तो उनके सॉलिडेरिटी के लिए अंतरराष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है। तो ये कौन सा सप्ताह है इसे आपको बताना है। तो ये हमारा रहा 25 से 31 मई। इसका उद्देश्य यह है कि उन जो वहां पर रह रहे हैं जिनकी खुद की सरकारें नहीं है, उनके हितों की रक्षा की जाए ताकि वो अपनी मांगों को रख सकें, अपनी चीजों को अपने तरीके से कर सकें। जैसा कि हमारी खुद की सरकारें हैं, हम चीजों को कह सकते हैं, जिनकी खुद की सरकारें नहीं है वो कैसे कहेंगे, तो उनके सॉलिडेरिटी के लिए सप्ताह मनाया गया था। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, टेरिटरीज, जैसे अंगुलिया हो गया, बरमूडा हो गया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो गया, ये अभी भी यूनाइटेड किंगडम द्वारा शासित क्षेत्र हैं और उनकी खुद की सरकारें नहीं है, तो ये उन्हीं के लिए मनाया गया था। कौन से देश में ब्लड स्कैंडल हुआ है इसको आपको बताना है। अमेरिका में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, चाइना में हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ है। तो ये हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। ये हुआ था 1970-80 के दशक में, जब क्या हुआ था कि वहां पे लोगों को खून की जरूरत थी और खून को ठीक से जांचा नहीं गया और जो HIV एड्स से या फिर हीमोफीलिया से जो ग्रसित लोग थे उनका खून चढ़ा दिया गया स्वस्थ लोगों में और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को संक्रमण हो गया, बहुत सारी जानें चली गई और इसी को ही हम यूनाइटेड किंगडम में ब्लड स्कैंडल बोलते हैं। हजारों लोगों के जीवन चले गए इसमें और इसमें जो जिम्मेदार थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS थी, जो ब्रिटेन की एक कंपनी है, जो ब्रिटेन की एक गवर्नमेंट की डिवीजन है जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान देती है। ये उसको जिम्मेदार इसको ठहराया गया क्योंकि उसमें लापरवाही बरती गई, खून चढ़ाने में ठीक से जांच नहीं किया गया कि किसको HIV है, किसको हीमोफीलिया है और उस खून को चढ़ा दिया गया था। तो उसी को हम ब्लड स्कैंडल बोलते हैं। एक बहुत बड़ा स्कैम आजकल चल रहा है, उसका नाम है पिग बुचरिंग स्कैम। आप लोग भी इसमें सतर्क रहिएगा। पिग बुचरिंग तो इसका नाम ऐसे ही है, लेकिन इसका
काम है साइबर फ्रॉड का है। साइबर फ्रॉड इसमें इस प्रकार से होता है कि इसको एक पहली बात तो आप जान लें कि इसको और भी नाम से कहते हैं, उसका नाम है शाह झू पैन स्कैम। ये पहले क्या करते हैं कि अपनी झूठी आइडेंटिटी बना लेते हैं, उसको वेरीफाई करा लेते हैं, फिर वो लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। बात करते हुए फिर उनसे दोस्ती बना लेते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पे पैसा लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए। और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, क्रिप्टो वाले होते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जब पैसा आप लगाते हैं तो पैसा आप लेके भाग जाते हैं या आपका बहुत ज़्यादा लॉस करवा देते हैं। तो पहला स्टेज इनका होता है कि स्कैमर्स आपकी दोस्ती करेगा, महीनों सालों छाओ आपसे इतना अच्छा दोस्ती कर लेगा कि लगेगा कि आप एक अच्छा इंसान है। दूसरी बार वो क्या करेंगे, फिर वो कहेंगे कि मैंने इतना पैसा लगाया था, आप भी लगाइए और इससे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तीसरी में क्या करेंगे, वो मनी को चुरा के भाग जाएंगे। और ये सारे स्कैम क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों ने अरबों रुपए खो दिए हैं पूरी दुनिया में, और इससे क्या होता है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, उनकी इमोशनल स्थिति खराब हुई है। और इसी को ही पिक बुचरिंग स्कैम कहते हैं। ये एक साइबर फ्रॉड है, उसका दूसरा नाम है शाह झू पैन स्कैम। सिडबी ने और किस कंपनी ने हाल ही में एक समझौता किया है ताकि हेलीकॉप्टर की फाइनेंसिंग कर सके। अभी आपने गाड़ियों की सुना होगा, मोटरसाइकिल की सुना होगा, कार की सुना होगा, हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग नहीं सुना होगा। तो ये कंपनी हमारी हो गई एयरबस। एयरबस हमारे सिडबी के साथ समझौता किया है। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये छोटे व्यापारियों उद्यमियों को लोन देती है। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत ही प्रीमियर एमएसएमई फाइनेंसिंग एजेंसी है, जिसका मतलब होता है एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब सूक्ष्म लघु उद्योग। ये उनको पैसा देता है। एयरबस एक यूरोप की कंपनी है, जैसे बोइंग हो गई एयरबस A380। जिस प्रकार से बोइंग का 747 मैक्स था, उसी प्रकार से ये A380 इसका एयरक्राफ्ट है। ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाता है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। एयरबस क्या करेगी, ये सिडबी को समझाएगी कि टेक्नोलॉजीज को आप समझें, उसके बाद आप फाइनेंसिंग करें। सिडबी पैसा देगी हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग के लिए और एयरबस उसको तकनीकी सहायता देगा, और ये दोनों का साझा हुआ इसमें। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ने 2024 में एक रैंक जारी किया है, और ये किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़िए, WEF। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत का स्थान 39वां रहा, 39th पोजीशन नहीं है, और इसमें 1 से 7 तक की रैंकिंग की गई थी और भारत को 4.25 अंक मिले हैं। लेकिन भारत एशिया में या भारत साउथ एशिया में टॉप परफॉर्मर रहा है। लेकिन बहुत ही गर्व करने वाली बात नहीं, क्योंकि जो इसका जो स्कोर है वो 4.25 ही है। हमें और मेहनत करने की जरूरत है। तो जैसा कि नाम पता है, ट्रेवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब ये ट्रेवल और टूरिज्म की बात करता है। इसमें जो रैंकिंग आई है, अमेरिका की पहली, स्पेन की दूसरी, जापान तीसरी, फ्रांस चौथी और ऑस्ट्रेलिया 5वीं। सारे अच्छे देश हैं, सारे अच्छे इनकी टूरिज्म है, इनके बीचेस में साफ सफाई है। तो इस प्रकार से भारत का स्थान 39वां रहा है। अभी बहुत सारी रैंकिंग पब्लिश हुई थी पिछले महीने और उसके थोड़े से पहले महीनों में, और हम चाहते हैं कि आप इसको जरूर याद रखें। हमारे साथ आप इसको दोहराते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो दुनिया के हैं सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं को मिलता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 159 है, बहुत ही नीचे है। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत का स्थान 4था है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 29वां है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 42वां स्थान है। हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 126 है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, उसका स्थान 39वां है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वां स्थान भारत का। ये दोनों बहुत ही पुअर रैंकिंग है। हम आपको समझा देते हैं सॉफ्ट पावर क्या होता है। किसी देश का सॉफ्ट पावर होता है मतलब उसकी अहमियत, इंटरनेशनल अहमियत क्या हो। जो देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट विदेशों में सप्लाई करती है, तो हम उस देश को बहुत बड़ा मानते हैं, उस देश को बड़ी इज्जत करते हैं। जैसे कि जापान आप ले लीजिए, जापान की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। आप जापानीज प्रोडक्ट लाएंगे, जैसे कि आप कोई म्यूजिक प्लेयर लाएंगे, तो आप उसको बहुत हाई फाई देखते हैं, बहुत ऊंचाई पे देखते हैं, यस ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही हाई क्वालिटी का होगा। यही अगर आप किसी वैसे दूसरे देश से लाएंगे जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, तो उस पर आप शक करेंगे कि ये चलेगा नहीं, खराब हो जाएगा। तो उसी को हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं। सॉफ्ट पावर को और भी चीज़ों से हम प्रभावित करते हैं, जैसे कि विश्व योगा दिवस भारत की एक सॉफ्ट पावर है, बॉलीवुड भारत की एक सॉफ्ट पावर है, म्यूजिक इंडस्ट्री भारत की एक सॉफ्ट पावर है, भारत के कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस के सॉफ्ट पावर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होती है जैसे कि आपने कोई चीज बनाया तो आपका अधिकार उस पर है, आपका वो कोई कॉपी करके ले नहीं जा सकता जब तक आप उसको परमिशन न दें, रिटर्न परमिशन न दें। टेक्निकल चीजों में आती है, इन्वेंशन में आती है, जैसे कि आपने इंजन बना दिया तो इंजन आप ही का अधिकार है कि बिना आपसे रिटर्न परमिशन के वो खास इंजन आपका कोई और कंपनी बना नहीं सकती है। कौन से स्टूडेंट ने पब्लिश किया है एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट्स इन नॉर्दर्न इंडिया? उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव किसने पब्लिश किया है? आईआईटी मद्रास, कानपुर, जोधपुर और रोपड़। तो आईआईटी जोधपुर ने इसको पब्लिश किया है। इसमें उसने बताया कि भारत में बहुत ज्यादा PM2.5 है,
ये गाड़ियों के चलने से बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती है। इसने बहुत डिटेल रिसर्च पब्लिश की है जिसको हम कुछ शब्दों में समराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये जान के रखिए कि IIT जोधपुर ने इसको पब्लिश किया है। 10वां विश्व जल फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? जकार्ता, बाली, ताइपेई और दोहा, ये सारे शहर हैं। तो ये हम आपको दिखाते हैं इसका पोस्टर। ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाली, इंडोनेशिया में। बाली बहुत इंपॉर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है, शहर भी है, और ये 18 से 25 मई ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 10वां वाटर फोरम है। तो इसका जो थीम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और प्रॉब्लम परसिस्टिंग विद वाटर क्राइसिस एंड वेज टू मैनेज, मतलब जो पानी से जुड़ी समस्याएं हैं विश्व में चल रही हैं, पानी की कमी चल रही है, उसको हम कैसे उस समस्याओं को डील करें, कैसे हम जल को ठीक से मैनेज करें ताकि आने वाली पीढ़ियां जल की समस्याओं से न जूझें। जैसा कि हमें पता है कि हमें मात्र 1 से 2% ही हमारा फ्रेश वाटर जो पीने वाला पानी है, बाकी सारे पानी खारे पानी है। जो समुद्र के पानी सारे खारे पानी वो पीने योग्य नहीं है और ना ही वो शुद्ध है। इंडोनेशिया जो एक देश है, बहुत सारे यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे इतने ज्वालामुखी पाए जाते हैं कि हमेशा कोई ना कोई एक्टिव रहता है। माउंट मेरापी हो गया, केलुत हो गया, अगुंग हो गया, ये सारे यही पाए जाते हैं। और इसका महत्वपूर्ण कारण है इसकी जियोग्राफिक या भौगोलिक दशा। ये कहाँ पे स्थित है? पैसिफिक ओशियन में एक जगह है, एक लोकेशन है, उसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। उसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो वो देश ऐसी जगह है जहाँ पे इतने ज़्यादा भूकंप आते हैं, इतने ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, क्योंकि वहाँ की जो नीचे की जो ज़मीन है वो बहुत ही अविचलित है। वहाँ पे बहुत सारे अंदरूनी एक्टिविटी हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे ज्वालामुखी निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार से बाली में 10वां वाटर फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था। राइट्स लिमिटेड पैसेंजर कैरिज सप्लाई करेगी किस देश को? तंजानिया, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो ये रहा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश को डिब्बे सप्लाई करेगी रेलवे के। और राइट्स का फुल फॉर्म है रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ये नवरत्न CPSC है। CPSC का हो चाहे PSU का हो, ये सब एक ही बात है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये भारत सरकार की कंपनियां होती हैं, लेकिन इसमें प्राइवेट हिस्सेदारी भी होती है, लेकिन भारत सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम PSU बोलते हैं। CPSC का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और वो भी PSU एक ही चीज है दोनों। तो ये कंपनी राइट सप्लाई करेगी, 200 डिब्बे सप्लाई करेगी बांग्लादेश रेलवे को, लेकिन इसकी फंडिंग करेगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, क्योंकि बांग्लादेश पैसे नहीं दे रहा है, इसको पैसा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक देगा। ये बांग्लादेश और उसकी कुछ आपसी समझौते होंगे। अच्छा, 2 चीजें आप जान के रखें, बहुत ही जरूरी आपके लिए है कि गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा रिवर बोलते हैं और ब्रह्मपुत्रा रिवर को जमुना रिवर बोलते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है क्योंकि यमुना रिवर इंडिया में यमुना ही है, लेकिन आप वो बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलता है और गंगा रिवर को पद्मा रिवर बोलता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक फेमाइन की वार्निंग जारी कर दी। फेमाइन मतलब होता है कि अकाल। कौन से देश में अकाल पड़ने वाला है? प्योंगयांग, बाकू, गाजा और केप टाउन, ये सारे शहर हैं। तो ये रहा गाजा। गाजा शहर फलस्तीन के अंदर आता है और यहाँ पे एक अकाल की घोषणा की गई क्योंकि यहाँ इजराइल और गाजा में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है। इजराइल और फलस्तीन में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है। इसके चलते बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मारे जा रहे हैं और ये बहुत ही लंबे समय से युद्ध चल रहा है। लगभग बहुत सारे इसमें लोग परेशान हुए हैं। ये एक फलस्तीन का शहर है और यहाँ पे इजराइल की जो अटैक हो रहे हैं लगातार चल रहे हैं। रफाह एक जगह यहाँ पे आप जान के रखिए कि ये फलस्तीन का बायां छोर है, मतलब ये पश्चिमी छोर है, ये इजिप्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे रफाह बॉर्डर होता है जहाँ से फलस्तीन के लोग इजिप्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है। फलस्तीन कहता है कि हमारी जो राजधानी है जेरूशलेम है, जो कि इजराइल में एक शहर है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव है और ये जेरूशलेम में इनका कुछ का रिलीजियस, इनका कुछ धार्मिक और इनके ऐतिहासिक कुछ झगड़े हैं, उन्हीं के तहत इन पे एक दूसरे पे क्लेम हो रहा है। फलस्तीन कहता है कि जेरूशलेम हमारी राजधानी, वास्तविक इस समय राजधानी जो कार्यरत है वो है रामाल्लाह और रफा वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। तो इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन ने गाजा में फेमाइन की चेतावनी दी है। कौन से इंडियन ने अभी हाल ही में स्पेस टूरिज्म कंप्लीट किया था? गोपी ठोटाकुरा, पंकज शर्मा, अनिल भट्ट और सुनील नादर। तो ये है गोपी ठोटाकुरा। याद रखें, अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि एड ड्वाइट जो थे, जो अमेरिकी एयरफोर्स के जो पायलट थे, उनको 1960s में उनको रेकमेंड किया गया था कि वो अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको ड्रॉप कर दिया गया था और उनका सपना पूरा नहीं हो पाया था। हाल ही में उनको ब्लू ओरिजिन के एयरक्राफ्ट ने स्पेस फ्लाइट का अनुभव दिया। वो स्पेस में गए थे, इसी फ्लाइट में गए थे जिसमें गोपी ठोटाकुरा भी थे और इस प्रकार से उनका सपना पूरा हुआ 60 वर्षों बाद एक 90 साल की उम्र में।
गोपी ठुटाकोरा भारतीय बॉर्न है, इंडियन बॉर्न है, भारत में पैदा हुए थे और उन्होंने अंतरिक्ष टूरिज्म को एक्सपीरियंस करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसको हम बोलते हैं जेफ बेजोस की कंपनी है। स्पेस टूरिज्म में शिप पूरा ऑर्बिट नहीं करता अर्थ को, मतलब शिप जो है अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता। जिससे आप मान लीजिए सैटेलाइट है या कुछ है तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऑर्बिट करता रहता है। एक स्पेसशिप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हो गया, वो सब घूमते रहते। लेकिन स्पेस टूरिज्म में ये लोग बाहर जाते ही नहीं है, ये ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक लाइन होती है जो अलग करती है धरती को स्पेस से, और इसी लाइन को हम बोलते हैं कर्मन लाइन बोलते हैं। ये धरती के एटमॉस्फेयर को बाहरी अंतरिक्ष से अलग करता है, ये कर्मन लाइन हो गई। तो ये लोग क्या करते हैं कि यहीं तक जाते हैं, उसके बाद कुछ देर यहाँ रहेंगे फिर वापस चले आएंगे। ये धरती के बाद जाके घूमते नहीं है, इसी को स्पेस टूरिज्म कहते हैं। इसी को हम सब ऑर्बिटल फ्लाइट भी कहते हैं। वहां जैसे ही कर्मन लाइन को क्रॉस करेंगे वहां पे इनको भारहीनता का अनुभव होगा। कर्मन लाइन 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे मानी जाती है और इस सिर्फ 105 किलोमीटर। कर्मन लाइन से 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, कुछ देर रहेंगे, भारहीनता का अनुभव लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आराम से नीचे आकर लैंड कर जाएंगे। यही स्पेस टूरिज्म है। तो आप याद रखें, कर्मन लाइन क्या करती है, सेपरेट करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को बाहरी स्पेस से अलग करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि खानदानों को बंद कर दिया जाए। कहाँ पे है, काजीरंगा है, सरिस्का है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है या कैंपबेल नेशनल पार्क है। तो ये जगह हमारी है सरिस्का टाइगर रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व हमारा है राजस्थान में है, ये अलवर जिले के राजस्थान में पाया जाता है और यहाँ के आसपास बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज्यादा खदानें पाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको जल्द से जल्द इमीडिएटली बंद कर दिया जाए। खासकर जो वो खाने पाए गए हैं जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र पाए गए हैं, जिसको हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि टाइगर रिजर्व में ऐसा कोई पहले नहीं बताया गया था। जैसा कि हमें पता है कि नेशनल पार्क में या बायोडायवर्सिटी रिजर्व में हम इको सेंसिटिव जोन होता है, जो उसके 1 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि टाइगर रिजर्व में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहे जाएंगे 1 किलोमीटर के रेडियस में, और जितनी माइनिंग या खदानी हो रही है उनको रोक दिया जाए, ताकि ये सपोज ये आप मान लीजिए कि आपका ये टाइगर रिजर्व जोन है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ का जो 1 किलोमीटर का रेडियस है, इससे आप इन चीजों को दूर रख, क्या होगा, वन्य जीवों को परेशानी होगी। तो आप 1 किलोमीटर के शॉक ऑब्जर्वर बना देते हैं ताकि आप यहाँ आप बाहर रह जाएं, यहाँ न पहुंच पाए किनारे तक। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था। ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए अप्लाई होता है। एनटीपीसी को हाल ही में बहुत ही अच्छा अवार्ड दिया गया है और उसको ग्लोबली पूरे विश्व में एटीडी बेस्ट अवार्ड दिया गया। उसकी रैंकिंग क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो उसकी रैंकिंग है तीसरी रैंकिंग है। एनटीपीसी को दिया गया है अवार्ड। ये अवार्ड सबसे बेस्ट रैंकिंग कभी भी दिया गया है किसी भारतीय कंपनी को। इसकी अवार्ड दिया गया था एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी अमेरिका से। बेस्ट एचआर पॉलिसीज, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की जो पॉलिसीज उनकी बहुत ही अच्छी थी और किसी कंपनी को दिए जाने वाला पहला ऐसी भारतीय कंपनी जिसको तीसरा स्थान मिला पूरे विश्व में, पहली बार मिला है। एनटीपीसी जैसे कि हमें पता है ये बहुत बड़ी बाहर पावर कंपनी है जो भारत में बहुत सारा है, इसका पावर सेक्टर में इसका शेयर है, लार्जेस्ट शेयर है पावर सेक्टर में, मतलब इसकी जो पावर जनरेशन है वो सबसे ज्यादा है भारत में। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है और ये महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सीपीएससी बोलते हैं या इसको हम पीएसयू भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। हाल ही में इसने 422 बिलियन यूनिट पावर जनरेशन किया है इस साल, जो कि सबसे हाईएस्ट था। इससे पहले इसने इतना पावर कभी जनरेट नहीं किया। एनटीपीसी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं, उनमें से कुछ हम प्रमुख की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी ने 4.7 गीगावाट 4.7 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में है। देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहा है आंध्र प्रदेश में। हम हाइड्रोजन यहाँ से अलग करना चाह रहे हैं, लेकिन इसको अलग करने के लिए अगर हम कोयला यूज करेंगे, पेट्रोलियम यूज करेंगे तो उससे हमारा ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको सोलर की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, जो हाइड्रोजन का प्राप्त कर लेंगे, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। सोलर हो गया, हाइड्रो कुछ भी हो गया, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन अलग कर रहे हैं तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो कि दूषित प्रदूषण नहीं निकालता है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गए। तो ये रहा करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आप टाइमली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे कल मिलते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।